हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत टाइम हो गया था, वीडियो नहीं डाली थी, तो आज फाइनली ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, विच इज़ द चैप्टर 25 दैट इज़ अ CTEV। ऑल्सो ये एक डिमांडेड टॉपिक था। मेरे सब्सक्राइबर ने ही डिमांड करी थी कि इस पे वीडियो आए, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो लेकर के आ रही हूँ। तो आज हम कवर करने वाले हैं महेश्वरी, विच इज़ अ ऑर्थोपेडिक बुक, उसका चैप्टर नंबर 25 CTEV का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे डेफिनेटली वीडियो लेकर के आऊँगी। ऑल्सो जिनको नहीं पता है, तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है महेश्वरी ऑर्थोपेडिक्स की, जिसमें कि मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूँगी वन बाय वन, स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CTEV। अब इसका नाम अगर देखो तो इसका नाम जो है दैट इज़ अ कंजेनिटल टेलिपस इक्वाइनो वायरस डिफॉर्मिटी, जिसको हम वेग टर्म में क्लब फुट भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी ही साधारण भाषा में हम इसको क्लब फुट बोलते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों बोलते हैं। तो अभी इसके नाम पे मत जाओ, इसके नाम पे जैसे जैसे आप चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे ना, इसका नाम आपको ऑलरेडी ही अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसको CTEV बोलते क्यों है। सबसे पहले इसमें बस कंजेनिटल का मतलब मैं बता देती हूँ। कंजेनिटल का मतलब होता है कि ऐसी डिफॉर्मिटी जो बाय बर्थ है, उसको हम बोलेंगे कंजेनिटल, ठीक है ना। तो जबकि CTEV जो होता है वो बेसिकली एक्वायर्ड भी होता है, वो हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे कंजेनिटल का मतलब है कि ये जो डिफॉर्मिटी है दैट इज़ प्रेजेंट बाय बर्थ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, बिकॉज एंकल एंड फुट में ये डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, तो उसको समझने से पहले आपको थोड़े बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एंकल एंड फुट पता होने चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि किसके बीच में, कौन कौन सी बोन्स के बीच में जॉइंट बन रहा है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, कौन से लिगामेंट स्ट्रेच हैं, कौन से लिगामेंट लैक्सिसिटी में है। तो एक बेसिक नॉलेज ऑफ एंकल एंड फुट आपको होनी चाहिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अगर एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले जो ये फुट है, इसमें जो जॉइंट्स बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर ये बन रहा है सब टैलर जॉइंट। तो जो सब टैलर जॉइंट होता है वो बेसिकली टैलस और कैल्केनियम के बीच में होता है। आपको पता होगा ये जो बड़ी सी हील वाली बोन होती है इसको बोलते हैं कैल्केनियम, और इसके ऊपर जो बोन है उसको बोलते हैं टैलस, और इन दोनों बोन के बीच में बनता है सब टैलर जॉइंट। उसी तरीके से ये टैलस हो गई, एंड ये ऊपर ये जो वर्टिकल बोन है ये हमारी हो गई टिबिया। टैलस और टिबिया के बीच में जो जॉइंट बनता है हम उसको बोलते हैं एंकल जॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो टैलो नेविकुलर जॉइंट भी है, ठीक है ना। एंड इसी तरीके से कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट भी होता है, जो बेसिकली कैल्केनियम और क्यूबॉइड जो बोन होती है उसके बीच में बनता है। तो ये बेसिक जॉइंट्स हैं जो बेसिकली हमारे एंकल में बनते हैं, फुट में बनते हैं, ठीक है। अब अगर एंकल को समझना है तो एंकल को हमने, बिकॉज इतने इतने माइनर स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे मोटे इतने सारे स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, सो दैट्स वाई 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो आगे वाला पैर का हिस्सा होता है हम उसको बोलते हैं फोर फुट, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मिड फुट, और जो पीछे का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं हिंड या हाइंड फुट, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली हाइंड फुट होता है, जो पीछे का पार्ट होता है, वो कंप्राइज करता है 2 जॉइंट्स को। सबसे पहला तो ये जो मैंने आपको बताया था सब टैलर जॉइंट, जो कि किसके बीच में बन रहा है, कैल्केनियम और टैलस के बीच में, और दूसरा होता है कैल्केनियो क्यूबॉइडल जॉइंट, जो बेसिकली कैल्केनियम और क्यूबॉइड बोन के बीच में बनता है। अब उसी तरीके से मिड फुट में क्या होता है कि हमारे 2 जॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट इज येलो में आप देख सकते हैं टेलो नेविकुलर एंड नेविकुलो क्यूनिफॉर्म जॉइंट। तभी मैंने आपको बोला कि एक बेसिक बोन्स का आइडिया आपको होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये जॉइंट किसके बीच में बन रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है एनाटॉमी ऑफ एंकल जॉइंट, तो बेसिक एनाटॉमी पहले पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 4 फुट की। तो 4 फुट में हमारा क्यूनिफॉर्म मेटाटार्सल्स और जो बाकी सारे जॉइंट्स हैं वो बनते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली एंकल में जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं। इस तरीके से एंकल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ताकि हमारी जो स्टडी है वो ईजी हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पे लिगामेंट्स भी हमारे होते हैं। तो लिगामेंट्स में डेल्टॉइड लिगामेंट्स होते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हो इस तरीके से। दिस इज द डेल्टॉइड लिगामेंट, जो कि मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है। जैसे नी में मीडियल साइड पे मीडियल कोलैटरल
लैटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, वैसे ही एंकल में मीडियल साइड पे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, जो कि एंकल का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टॉइड लिगामेंट। इसके सुपरफिशियल और डीप कंपोनेंट दोनों होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लिगामेंट है दैट इज अ स्प्रिंग लिगामेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये जो लिगामेंट होता है ये ज्वाइन करता है एंटीरियर एंड ऑफ द कैल्केनियम को नेविकुलर बोन से। तो ये नेविकुलर बोन है, ये कैल्केनियम होगी, तो इन दोनों को जो जोड़ता है दैट इज अ स्प्रिंग लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट है हमारा इंट्रोशियस लिगामेंट। ये जो लिगामेंट होता है ये बेसिकली टैलस और कैल्केनियम के बीच में होता है। ये टैलस होगी ऊपर, ये नीचे कैल्केनियम हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो होगा दैट विल बी योर इंट्रोशियस लिगामेंट। नेक्स्ट लिगामेंट इज कैप्सुलार लिगामेंट। ये इसका जो थिकन्ड पोर्शन होता है, जो थिकन पोर्शन होता है कैप्सूल का, किसकी, टैलोनेविकुलर की, नेविकुलो क्यूनिफॉर्म की और क्यूनिफॉर्म मेटाटार्सल जॉइंट्स की, ठीक है ना, उनको बोला जाता है कैप्सुलार लिगामेंट्स। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पेशली इन द पैथोलॉजी ऑफ द CTEV। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतने लिगामेंट्स बता दिए, इतने ज़्यादा जॉइंट्स बता दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज हो सकता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बेसिक एनाटमी क्लियर ना हो। तो आप एक वीडियो देखो जिसमें एटलीस्ट एंकल की सारी बोन्स बताई जाए, बेसिक एनाटमी, और बोन्स के बीच में जॉइंट्स क्या है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। नेक्स्ट जो लिगामेंट है दैट इज़ अ प्लांटर लिगामेंट। यहाँ पे है, दिस इज़ द प्लांटर लिगामेंट, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो नीचे की तरफ, जिसमें प्लांटर फेसाइटिस भी हो जाता है। सो प्लांटर लिगामेंट जो होता है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द प्लांटर सरफेस ऑफ द कैल्केनियम, पीछे से बिल्कुल जो हील होती है वहाँ से एक्सटेंड करता है और बिल्कुल आगे फुट तक, गिविंग राइज टू द लॉन्गिट्यूडनल आर्च ऑफ द फुट। तो एक लॉन्गिट्यूडनल आर्च ये देता है किसको, फुट को। उसके बाद टेंडन की बात करें तो टेंडन्स भी रिलेटेड होते हैं टू द पैथोलॉजी ऑफ द क्लब फुट और द CTEV, स्पेशली ऑन द मीडियल साइड, ठीक है ना। सो दैट्स वाई मीडियल साइड्स पे कौन कौन से टेंडन्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज CTEV की जो पैथोलॉजी है उनमें उनका रोल है। तो मीडियल साइड पे पहला जो टेंडन है दैट इज़ अ टिबियालिस पोस्टीरियर का टेंडन, दूसरा जो टेंडन है दैट इज़ अ फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस का टेंडन, एंड थर्ड इज़ द फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है। सो ये टेंडन्स आपको पता होने चाहिए। अब हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब आपके दिमाग में ये जो डायग्राम है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए आपको एंड बिल्कुल छप जाना चाहिए। देखो सबसे पहले दिस इज द इक्वाइनस। इक्वाइनस में देखो जो पैर है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड ज़्यादा है, ठीक है ना, इस तरीके से, इस वाले मूवमेंट को क्या बोलेंगे, प्लांटर फ्लेक्स्ड। उसके बाद कैल्केनियस का देखो, जो कैल्केनियस डिफॉर्मिटी होती है उसमें क्या होता है कि डॉर्सी फ्लेक्स्ड ज़्यादा होता है पैर, ठीक है ना। उसके बाद है वैरस। वैरस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्वर्जन है अंदर की तरफ, ठीक है ना। उसके बाद है वैल्गस, किस तरीके से बाहर की तरफ पैर जा रहा है। उसके बाद है कैवस। कैवस में क्या होता है कि ये जो आर्च होती है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड हो जाती है, हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिर है प्लानस। प्लानस जिसको हम फ्लैट फुट भी बोलते हैं, इसमें ये वाली जो आर्च है बिल्कुल गायब ही हो जाती है। एंड देन यू हैव द स्प्ले। स्प्ले में इस तरीके से बेसिकली फिंगर्स जो है, जो टोज हैं वो इस तरीके से अपार्ट हो जाते हैं, वाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले है इक्वाइनस, ठीक है, डायग्राम देख लो। इक्वाइनस में क्या हो रहा है, नीचे की तरफ पैर जा रहा है। तो इक्वाइनस में क्या हो रहा है कि हॉर्स, ठीक है ना, जो ये वर्ड है इक्वाइनी, इसका मतलब है हॉर्स हु वॉक ऑन टोज, यानी कि वॉक, जो टोज पे वॉक कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो है वो टोज पे वॉक करते हैं, तो जब वो टोज पे वॉक कर रहे हैं तो उस वाली पोजीशन ऑफ द फुट को आप क्या बोलेंगे, इक्वाइनस। इक्वाइनस में क्या होता है कि ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जिसमें कि जो फुट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है प्लांटर फ्लेक्शन पोजीशन में, यानी कि इस तरीके से जो फुट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में ही फिक्स हो जाता है और ऊपर डॉर्सीफ्लेक्स नहीं होता। नेक्स्ट हमारी है कैल्केनियस, जो कि इक्वाइनस का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जिसमें कि जो फुट होता है वो फिक्स हो जाता है डॉर्सी फ्लेक्शन पोजीशन में, इसी तरीके से अकड़ जाएगा, प्लांटर फ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है।
थर्ड है वैरस डिफॉर्मिटी। वैरस डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जो फुट होता है वो इन्वर्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुट जो है वो इन्वर्टेड है, और किस तरीके से इन्वर्टेड है, अंदर की साइड, अडक्टेड एट द मिड टार्सल जॉइंट, ठीक है ना, मिड टार्सल जॉइंट से वो अडक्ट हो जाता है, अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से कि जो सोल है यानी कि जो नीचे का तलवा होता है ना पैर का, वो अंदर की तरफ फेस करेगा। तो आप अपने पैर में करके देखिए, इस तरीके से अगर आपका पैर है और सोल आपका अंदर की तरफ इस तरीके से अगर फेस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वैरस। और इसी को ही, अगर ये फुट है और इसी को ही अगर सोल इस तरीके से आउटवर्ड की तरफ फेस कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वैल्गस। तो वैरस जो है वो वैल्गस का अपोजिट है। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऊपर ये जो दोनों थे ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। फिर है कैवस। कैवस में क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च होती है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी का ही अपोजिट है प्लानस, यानी कि उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो होती ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, इसलिए उसको फ्लैट फुट भी बोलते हैं। और स्प्ले में क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स आर्चेज होनी चाहिए फुट में वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाती हैं। इस तरीके से जो आर्चेज होनी चाहिए, जिस तरीके से हमारा पैर रहेगा, फिंगर रहेंगी, वो आर्चेज लॉस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जस्ट पंजा जो है, जो पैर है वो इस तरीके से ज़मीन पे चिपका हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डायग्राम, ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, ताकि अगर आप इस डिफॉर्मिटी का किसी भी बच्चे का पैर या किसी भी फुट को देखते हो तो आप तुरंत समझ जाओ कि अच्छा ये तो प्लांटर फ्लेक्स ही रहता है, ये तो डॉर्सी फ्लेक्स होता ही नहीं, तो यानी कि इक्वाइनस है। अच्छा ये तो डॉर्सी फ्लेक्शन पोजिशन में रहता है, ये तो प्लांटर फ्लेक्स होता ही नहीं है, यानी कि कैल्केनियस डिफॉर्मिटी है। अच्छा इसका जो सोल है वो तो अंदर की तरफ है, तो यानी कि वैरस है। इसका सोल जो है वो बाहर की तरफ को दिख रहा है, यानी कि वैल्गस है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको चैप्टर का जो नाम है ना इतना बड़ा CTEV वो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था कि जो CTEV है, जो CTEV है उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका नाम है कंजेनिटल टेलिपस इक्वाइनो वैरस डिफॉर्मिटी। कंजेनिटल यानी कि जो बाय बर्थ प्रेजेंट हो, ठीक है ना, जो बाय बर्थ प्रेजेंट है दैट इज़ अ कंजेनिटल। अभी अभी हमने देखा कि इक्वाइनो का मतलब क्या होता है। इक्वाइनो का मतलब ये होता है कि फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन है, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना कि फिक्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन है, वो ऊपर की तरफ हो ही नहीं पाता पैर, यानी कि डॉर्सी फ्लेक्शन में जाता ही नहीं है पैर, तो वो इक्वाइन हो गया। और वैरस का मतलब ये होता है कि इस तरीके से अंदर की तरफ अडक्टेड है, इन्वर्टेड है, इस तरीके से कि इसका जो सोल है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है। तो यहाँ से हमें कंजेनिटल टेलिपस इक्वाइनो वैरस का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा बहुत तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कंजेनिटल जो CTEV होता है उसको हम क्लब फुट भी बोलते हैं, जो कि एक बाय बर्थ प्रेजेंट होने वाली डिफॉर्मिटी है। किसकी, फुट और एंकल की, दोनों की है, फुट की भी और एंकल की भी है। जिसमें कि क्या होता है, जिसमें कि पॉइंट्स नोट कर लेना, ठीक है ना, जिसमें कि 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इक्वाइनस डिफॉर्मिटी, जो कि कहाँ पे होती है, एंकल पे, तो इक्वाइनस डिफॉर्मिटी एट द एंकल। नंबर 2 inversion at subtalar joint. Number 3 adduction at mid-tarsal joint. And number 4 cavus and internal tibial torsion. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें मिलके पूरा एक डिफॉर्मिटी जिसको हम क्लब फुट बोलते हैं वो बनाती है। ओके, सो इंटरनल टिबियल टॉर्शन में क्या होता है कि इनवर्ड ट्विस्टिंग हो जाती है टिबिया की, जिसकी वजह से इन टोइंग ऑफ द फुट होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनली जब टिबिया रोटेट कर जाती है, उसका जो टॉर्शन हो जाता है, तो कैसे जो फुट है वो इनवर्ड टोइंग होने लग जाती है उसकी। अब हमने बोला कि जो कंजेनिटल CTEV है वो तो बाय बर्थ प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता है कि कभी कभार वो स्पाइना बाइफिडा से भी एसोसिएटेड हो सकती है, और वो बायलेटरल हो सकती है, ठीक है ना, वो बायलेटरल हो सकती है। और इसमें क्या होता है कि जो स्किन है, जो आपके टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, वो बेसिकली नॉर्मल रहते हैं, सिर्फ बोनी जो दिक्कत है वो आएंगी। और जो ट्रांसवर्स क्रीजेज हैं वो आपको मीडियल साइड पे दिखेंगी सोल के, क्योंकि पूरा जो पैर है वो इस तरीके से हो गया है क्लब फुट में, तो मीडियल साइड पे आपको ट्रांसवर्स क्रीजेस दिखेंगी। जबकि क्या होता है कि एक CTEV एक्वायर्ड भी होता है,
ऐसा नहीं है कि कंजेनिटल ही होगा, बाय बर्थ ही होगा, एक्वायर्ड भी होता है। लेकिन एक्वायर्ड वाले में डिफरेंसेस ये आ जाते हैं कि पहली बात तो वो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होता, दूसरा ये होता है कि वो बेसिकली सीपी वगैरह के चाइल्ड या पोलियो वगैरह के चाइल्ड में देखने के लिए मिलता है। यूजली यूनिलैटरल होता है, ज़रूरी नहीं है कि बायलैटरल ही होगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभार स्किन मसल्स और ये सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें आपको क्रीजेस देखने के लिए नहीं मिलती। तो ये डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है कंजेनिटल में और एक्वायर्ड में, ठीक है ना। कंजेनिटल में क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं वो थिकनेस में नॉर्मल होती हैं, लेकिन जो एक्वायर्ड सीटीईवी होता है उसमें जो बोन्स होती हैं ना वो पतली होती हैं, थिनर होती हैं, जैसे सीपी वगैरह के चाइल्ड में आपने देखा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज, किसकी वजह से ये हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका जो कॉज है वो पर्टिकुलर कॉज नहीं है कि हाँ इसी की वजह से होता है, ठीक है ना। आइडियोपैथिक का मतलब ये होता है कि इट इज़ अननोन, ठीक है, अननोन कॉज है उसका। बट उसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। देयर कैन बी अ मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी है जो कि जब कभी इंट्रा यूट्राइन प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो तब क्या होता है कि वो फुट को फोर्स करता है अगेंस्ट द वॉल ऑफ यूट्रस। यानी कि जब जो बच्चा है जब वो यूट्रस में है और अगर वहाँ का इंटर यूट्रीन प्रेशर जो बहुत बढ़ गया है तो उसका जो फुट होगा वो बेसिकली फोर्स करेगा अगेंस्ट द वॉल ऑफ यूट्रस इन द पोजिशन ऑफ डिफॉर्मिटी, तो तब वो डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो मैकेनिकल थ्योरी ये कहती है। सेकेंड इज द इश्चेमिक थ्योरी। इश्चेमिक थ्योरी में ये होता है कि अगर इश्चीमिया यानी कि देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर ब्लड सप्लाई टू द मसल, जिसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ के टिश्यूज़ डेथ हो रही है, धीरे धीरे वो पार्ट नेक्रोसिस में जा रहा है। तो अगर काफ मसल की इश्चीमिया हो जाए ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन लाइफ तो तब भी वो कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह और डिफॉर्मिटी वगैरह को करवाती है या हो जाती है उससे डिफॉर्मिटी। तो दूसरी थ्योरी इश्चेमिक थ्योरी है। थर्ड थ्योरी इज़ द जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी में यही है कि जेनेटिकली ही डिस्टर्बेंसेस आ गए और अच्छे से आपका जो मतलब बच्चे का वो है फुट और एंकल वो फॉर्म नहीं हो पाया और डिफॉर्मिटी में आ गया। तो तीनों थ्योरीज हैं अलग अलग, ठीक। ओके, तो सेकेंडरी क्लब फुट भी होता है जिसके मेन कॉजेज सबसे पहला है पैरालिटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें कि क्या होता है कि जो मसल इम्बैलेंस की वजह से, ठीक है ना, कभी कभार क्या होता है कि अब ऐसा होता है ना कि मसल्स को भी तो प्रॉपर वर्क करना है ना। अगर कोई मसल ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गई और कोई रिलैक्स हो गई तो उससे भी डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो पैरालिटिक डिसऑर्डर्स वही एक्सप्लेन करता है कि मसल जो इम्बैलेंस हो जाते हैं कि जो इन्वर्टर्स हैं या जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए दैन द इन्वर्टर्स एंड डॉर्सी फ्लेक्सर्स तो तब भी वो इक्वाइनोवेरस डिफॉर्मिटी डेवलप करेंगे। आप खुद देखो, हमने बोला कि सीटीईवी में इक्वाइनस डिफॉर्मिटी हो रही है, तो हो सकता है कि ये डिफॉर्मिटी, पैरालिटिक थ्योरी ये कहती है, पैरालिटिक डिसऑर्डर्स ये एक्सप्लेन करता है कि हो सकता है कि ये इक्वाइनस इसलिए हो रहा हो क्योंकि इसके इन्वर्टर्स, क्योंकि पैर इस तरीके से और अंदर की तरफ जा रहा है तो हो सकता है कि इसके इन्वर्टर्स और जो प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज कम्पेयर टू द डॉर्सी फ्लेक्सर्स और इवर्टर्स जो अपोजिट काम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई फुट उसी डिफॉर्मिटी में जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा हमें पोलियो, स्पाइना बाइफिडा, इन सब पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। थर्ड इज द आर्थ्रो गायरोपोसिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा, जिसको हम AMC भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक मसल डिफेक्ट होता है जिसमें कि आपकी जो मसल्स होती हैं वो फाइब्रोटिक बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स अ पर्टिकुलर कंडीशन कि भाई मसल फाइब्रोटिक बन गया तो हमने उसको AMC बोल दिया, नहीं। वैरायटी ऑफ कंडीशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं, मल्टीपल जॉइंट्स को, कॉन्ट्रैक्चर्स को फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन भी कम हो जाती है एंड डिफॉर्मिटी तो खैर आई जॉइंट्स में, तो इसकी वजह से भी हमें देखने के लिए ये मिलता है। तो ये सब कॉजेज़ है, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉज नहीं है बट हो सकता है कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में प्रेशर बनने के कारण हो गया हो या पैरालिटिक मसल इम्बैलेंस की वजह से हो गया हो या मसल्स फाइब्रोटिक हो गई उसकी वजह से हो गया हो या मसल्स इश्चमिक हो गई उसकी वजह से हो गया हो। तो कोई भी इसका कॉज हो सकता है कि ये डिफॉर्मिटी हो जाए, ठीक है। पैथो एनाटॉमी जो है यहाँ से हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे बिकॉज शॉर्ट एंड सिंपल मैं वीडियो को रखूँगी ताकि ईजिली आप चीज़ों को समझो, बिकॉज लंबी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं समटाइम्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद दी
आगे का पोर्शन. ओके, टिल देन बाय, टेक केयर.